हाय डियर स्टूडेंट, मैं वासिफ और आज के इस इरिगेशन के तीसरे चैप्टर में हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ इरिगेशन ऑफ वाटर कि पानी के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं जो हम इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि इस अगर हम सोर्स के बारे में बात करें तो एक जो ग्राउंड वाटर भी जो हम ट्यूबवेल वगैरह के थ्रू जो कुओं से पानी जो निकाल के हम इरिगेट करते हैं अपने खेतों में जो सिंचाई करते हैं तो हम उसमें ग्राउंड वाटर का ही उसमें यूज़ कर रहे होते हैं। तो ग्राउंड वाटर इसका एक सोर्स हो गया। और सेकंड की बात करें तो रेन वाटर, बारिश भी इसका एक सोर्स है। और जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं जो इनसे निकलने वाली भी नदियाँ इरिगेशन का रिसोर्स बनती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, रिवर्स वगैरह लिख सकते हैं इसको। तो ये कुछ क्या थे, तो ये थे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन ऑफ वाटर की सिंचाई के कौन कौन से स्रोत थे, पानी के स्रोत कौन कौन से थे। तो जिसमें हमने देख लिया ग्राउंड वाटर, रेन वाटर, रिवर्स और डैम्स वगैरह भी, रिजर्वायर्स भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। अब तक हम समझ रहे होंगे कि इरिगेशन के जो सिंचाई हम कर रहे हैं उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, उसका नुकसान कुछ भी नहीं। इसके कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं लेकिन वो इन फ़ायदों के मुकाबले बेनिफिट्स के बनस्बत काफ़ी मामूली से रहे, लेकिन हमने उसको डिस्कस तो करना ही है। तो हम पहले बात करते हैं उसके एडवांटेजेस पे। तो इरिगेशन के फ़ायदे कौन कौन से हैं, तो देखें इरिगेशन फीजिबल होने के बाद जो हमने जो बारिश का जो इशू था, बारिश की जो अनसर्टेनिटी थी कि कभी ज़्यादा कभी कम और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं, तो इसको काफ़ी हद तक हमने फिक्स किया है और अपने खेतों की प्रोडक्टिविटी हमने काफ़ी हद तक बढ़ाई है। और एक अच्छा खासा वास्ट, एक बृहद इरिगेशन सिस्टम हम अपने इंडिया में इंस्टॉल कर चुके हैं, जो क्या कर रहा है, लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है जिससे, और जिसके नतीजे में क्या होता है, जिसके नतीजे में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस है जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बेहतर होगी। लेकिन ये भी एक ट्रेजेडी ही है कि जितनी होनी चाहिए थी अभी तक उतनी हो ही नहीं है। बहरहाल पहले से तो उनकी हालत बेहतर हुई है। और इरिगेशन सिस्टम इरिगेशन की सहूलियत होने के बाद हमने कुछ ऐसी फसलों का भी अब हमने उसका प्रोडक्शन चालू कर दिया, उनको अब उगाई जा रही हैं जिसमें जो पहले हाई वाटर डिमांड की वजह से नहीं उगाई जाती थी, जैसे कि बाजरा वगैरह को इसमें शामिल किया जा सकता है। बाजरा है और मक्का वगैरह को इसमें शामिल किया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम एडवांटेज के बारे में कैसे देख सकते हैं। अच्छा, ये है कि अगर किसानों की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगी तो क्या होगा, जो हमारा जीडीपी है, राजस्व में भी वो बढ़ोतरी होगी उसी की वजह से। किसान क्या करते हैं, किसान अपने जो फसलें होती हैं उसको ले जाके मंडियों में फ़रोख्त करते हैं, और फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उसको इंटरनेशनल जो मार्केट है
उसमें उसको बेचती है, जिससे क्या होता है, गवर्नमेंट का भी जो राजस्व है वो भी बढ़ता है उसको, और उनके इकोनॉमी बेहतर होती है। और जो हमारे जो वाटर रिसोर्स हैं जो हमने इरिगेशन के लिए रखे हुए थे, वो दूसरे पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि वाटर रिज़र्व के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें हमने क्या देखा, जो इरिगेशन के जो हमें फ़ायदे थे वो हमने देखे। जैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई, और जो कुछ ऐसी फसलें थी जो हाई वाटर डिमांड की वजह से पहले नहीं हो रही थी, वो इरिगेशन की सुविधा की वजह से अब हम करने लगे। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, जो इकोनॉमी देश की बेहतर, राजस्व में बढ़ोतरी, जो जिस तरह से किसानों की फसल गवर्नमेंट इंटरनेशनल मार्केट में फ़रोख्त करती है, उसकी वजह से। दूसरे जो वाटर रिज़र्व थे, दूसरे पर्पज़ में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ये फ़ायदे थे उसके इरिगेशन के। अच्छा, इसके कुछ अब नुकसान भी हैं, हालांकि है तो मामूली सी। तो एक है इसका वाटर लॉगिंग। पहले ड्रॉबैक है इसका वाटर लॉगिंग। हिंदी में इसको कहते हैं जल गिरस्तता। वाटर लॉगिंग का क्या मतलब है कि लगातार किसी एरिया को इरिगेट करने से वहाँ का जो वाटर का लेवल है वो काफ़ी हाई लेवल पे आ जाता है। और हाई लेवल पे आने के बाद क्या होता है, जो फसलों की जो रूट्स होती हैं वो हमेशा ही उससे वाटर को कंटेंट करती रहती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि फसलों को एक निश्चित अमाउंट में ही पानी चाहिए, ना कि हमेशा के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि बारिश वगैरह हो जाती है, तो अगर 2-4 दिन बारिश अगर फील्ड पे पड़ी रहे, बारिश का पानी, तो जो घास वगैरह जो होती है वो काली पड़ जाती है, वो लगातार पानी में रहने की वजह से। सेम ऐसा ही वाटर लॉगिंग के केस में होता है कि जो जो फसलें हैं, जब वाटर इतना हाई लेवल हो जाता है कि जो फसलों की जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो हमेशा ही उसके टच में रहती हैं, पानी के टच में रहती हैं, तो जो क्या करती हैं, वो फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो हमने देखा वाटर लॉगिंग का एक इशू आ जाता है इरिगेशन की वजह से। और इरिगेशन एक कह सकते हैं कि एक महंगी एक व्यवस्था है। महंगी इस सेंस में कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसान तो हालांकि उसके टैक्सेस पे करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को काफ़ी इस पर खर्च करना पड़ता है, क्योंकि हमें जो कैनाल्स वगैरह उनकी कंक्रीटिंग है, मेंटेनेंस है, और ये सब जो खर्चे हैं वो काफ़ी कॉस्टली उसके बाद होते हैं। तो इसका ये हो गया, कॉस्टली भी कह सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट अगर डिसएडवांटेज इसका ये हो सकता है कि जो जो आसपास का एरिया है वो सीलन भी आ जाती है, जो स्ट्रक्चर वहाँ पे बने हुए हैं, जो बस्तियों के आसपास में जो खेत है उनमें सीलन के भी इशू आ जाता है। तो इस पॉइंट पे हमने देखे इरिगेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है कि इंडिया में कौन कौन से रिसोर्सेस, कौन कौन से ज़राए के थ्रू हम इरिगेशन करते हैं। तो ये एक डेटा है कि जो हमारी जो कैनाल्स वगैरह हैं, नहरों के थ्रू लगभग इंडिया का 40% एरिया इरिगेट होता है। उसके बाद कुएँ, जिसमें क्या होता है ग्राउंड वाटर को हम यूज़ करते हैं, वो हम 37%, और जो पाउंड वगैरह रिज़र्व वगैरह का जो पानी है वो हम
14.5 और अदर्स कितना यूज़ करते हैं 7.7, तो ये हमारा हो जाता है 100%। तो ये डेटा था कि कौन कौन से रिसोर्सेज हम कैनाल कितनी % यूज़ करते हैं और कुएँ और तालाब। होप यू अंडरस्टैंड। तो आज की क्लास में गाइस इतना ही। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मल्टीपर्पज़। कुछ मल्टीपर्पज़ रिजर्व वेल प्रोजेक्ट हैं जो जिसे हिंदी में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।